फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग हिंदी पैडालॉजी का जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे सीटीट में आपका हिंदी से जो है आपके पूरे 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें से 15 मार्क्स का जो रहेगा ये पैडालॉजी का रहेगा और 15 मार्क्स का जो रहेगा ये आपका पैसेज रहेगा और ग्रामर रहेगा। ठीक है, तो ये पैसेज और ग्रामर बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहता है जो कि अकॉर्डिंग टू पैसेज रहेगा आपका, और एक आध दो क्वेश्चन जो रहेगा ग्रामर का रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास जो है सिर्फ पैडालॉजी का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरे 30 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आएँ तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से पहला है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। दूसरा है बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं। तीसरा है बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। और चौथा है आपका बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो देखिए, अगर आप लिखित जो रिटेन टेस्ट होता है तो उससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो टीचर अगर लिखित एग्ज़ाम जो लेता है उससे क्या पता चलता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अवसर जो होता है ना, एक पॉजिटिव कीवर्ड है। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव कीवर्ड है। देखिए, हमारा जो पेडालॉजी 15 मार्क्स का रहता है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का जो 15 मार्क्स का पेडालॉजी रहेगा ये जो रहता है आपका पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड पे वर्क करता है। अगर हमें पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिल जाए तो फिर तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है। पहला पूछ रहा है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। अब लिखित में पठन कौशल कहाँ से आ गया? ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना। अब हमें गलतियाँ ढूंढना जो रहता है ना, ये एक नेगेटिव कीवर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव कीवर्ड है। बच्चों की गलतियाँ ढूंढना एक नेगेटिव कीवर्ड होता है, इसलिए इसको भी स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पूरा बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर। आप देखिए, यहाँ पे हमें दो दो पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर जो रहेगा, आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शौलीन विकार, जिसको हम लोग आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा जो होता है, पहला ऑप्शन है अपने हाथ पर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। और तीसरा है खाने से अक्सर खाने से मना कर देता है। नेक्स्ट है अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो ये जो सॉलिन विकार होता है, जिसको हम लोग आर्टिस्टिक डिसऑर्डर कहते हैं, तो आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में क्या होता है ना कि सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव होता है। हमारा सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? पहला है आपका जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। दूसरा है भाषा का व्याकरण सीखना। नेक्स्ट मन की बातें कहना सुनना और अपनी अनेक ज़रूरतों का पूरा करना। तो अगर हम प्राथमिक स्तर पर भाषा किस लिए नहीं सीखी जाती है, ठीक है, जो छोटे बच्चे, जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो भाषा क्यों नहीं सीखते? तो क्योंकि वो भाषा का व्याकरण सीखना ये जो है ये आपका मतलब कि देखिए ये नहीं सीखा, ये इसका उद्देश्य नहीं है कि हम लोग व्याकरण सीखें। तो आंसर सेकंड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो विधि कहलाती है? पहला आपका ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श विधि, निगमन विधि और प्रयोजना विधि। तो ये सारे विधि के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो ऐसा विधि को हम लोग क्या कहेंगे जिसमें आचार विचार का जो होता है आपका आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग विचार विमर्श विधि कहते हैं। ठीक है, विचार विमर्श विधि कहते हैं कि आप कुछ कहिएगा, फिर अगला जो है वो कुछ कहेगा, फिर आप कुछ कहिएगा, तो एक दूसरे का यहाँ पे क्या होता है, विचार विमर्श विधि होता है इसको। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है? पहला है इसके द्वारा इस बात का भी पता चलता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकता है। दूसरा है इन परीक्षाओं में बहुधा एक ही प्रश्न पर भिन्न भिन्न परीक्षक भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। और नेक्स्ट है इसमें पूरे पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता। फिर इन परीक्षाओं के निश्चित उद्देश्य न होने के कारण इसमें वैधता और अभाव पाया जाता है। तो देखिए इसका क्या लाभ है। तो बिल्कुल अगर हम देखें तो इसके द्वारा इस बात का भी पता चलता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकता है। तो अगर हम देखें तो हमारा पहला आंसर जो हो जाएगा, जैसे कि अगर हम किसी को पैसेज लिखने के लिए देते, कोई कहानी लिखने के लिए देते हैं या निबंध लिखने के लिए देते हैं, तो आप देखते होंगे हर एक का जो निबंध रहेगा वो कुछ अलग अलग रहेगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से वो अपने विचारों को यहाँ पे लिखता है और व्यक्त करता है। तो पहला आंसर हो जाएगा आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की डैश उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर पढ़ा जाता है। निगमन नियोजन, आगमन विधि, परियोजना विधि और इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम लोग निगमन विधि कहते हैं। ठीक है, तो निगमन विधि हम में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, यानी सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण। देखिए, निगमन विधि और आगमन विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड कहते हैं, ये टॉपिक जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि हिंदी पैडालॉजी से भी क्वेश्चन आ जाता है, इंग्लिश पैडालॉजी से भी क्वेश्चन आता है। हिंदी पैडालॉजी से एक आध दो क्वेश्चन आ जाएगा, इंग्लिश पैडालॉजी से एक आध दो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, यानी 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके अलावा आपका CDP से भी क्वेश्चन बन सकता है आगमन निगमन से। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगमन और निगमन क्या होता है। इस लिस्ट में जैसे कि हम लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड कहते हैं। आगमन जिसको हम लोग इंडक्टिव मेथड कहते हैं और निगमन जिसको हम लोग डिडक्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आगमन इंडक्टिव मेथड में क्या होता है देख लीजिए, और निगमन डिडक्टिव मेथड में क्या होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए यूज़फुल रहेगा। तो ये डिडक्टिव को याद रखने के लिए इसको रेड याद रखिएगा कि रेड मतलब क्या होता है, पहले रूल्स होता है, फिर एग्जाम्पल्स होता है, और डी मतलब डिडक्टिव होता है। मतलब पहले आप रूल्स बताइएगा, फिर एग्जाम्पल दीजिएगा, तो इसको हम लोग निगमन विधि कहते हैं। तो यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट अथवा समान नियम से जो है उदाहरण की ओर, देखिए रूल से लेके एग्जाम्पल की ओर जा रहा, मतलब पहले नियम बता रहा फिर उदाहरण दे रहा, तो ये आपका निगमन विधि कहलाएगा। कैसा विधि कहलाएगा? निगमन विधि कहलाएगा। ठीक है, तो पहला जो रहेगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निगमन याद रखिएगा रेड, मतलब पहले आपका उदाहरण, फिर आपका पहले आपका नियम देगा, फिर आपको उदाहरण देगा, रूल, एग्जाम्पल, फिर डिडक्टिव मेथड। फिर इंडक्टिव में क्या होगा, पहले एग्जाम्पल देगा, फिर आपको रूल देगा, तब इसको हम लोग इंडक्टिव मेथड कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, अगर हम कोई एग्जाम्पल देते हैं, हम बोलेंगे किसी भी मतलब संख्या जो है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संख्या कहते हैं। फिर हम बोलेंगे कि राम जो है ये एक तरह का क्या है, नाउन है। तो पहले हम आपको यहाँ पे रूल बता दिए, फिर यहाँ पे हम आपको क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये आपका कैसा मेथड आ गया? निगमन मेथड आ गया, मतलब कि डिडक्टिव मेथड आ गया। और अगर हम पहले बोलेंगे कि श्याम जो है ये आपका नाउन है, फिर हम बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहले एग्जाम्पल दिए, फिर यहाँ पे रूल बता रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर जा रहा है, यानी पहले आपको रूल बता रहा, फिर एग्जाम्पल दे रहा, तो ये डिडक्टिव मेथड है। डिडक्टिव मतलब निगमन विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सावधानिक महत्वपूर्ण है? वर्तनी, श्रुलेख, अनुलेख, श्रुतिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रुतिलेख हो जाएगा, जो डिक्टेशन हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। और ये कथन किसका है? तो यानी अनुभव द्वारा जो हम लोग अपने आप में जो चेंजेस लाते हैं उसी को हम लोग अधिगम कहते हैं। अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो हमारे बिहेव में जो चेंजेस देखने को मिलता है उसको अधिगम कहते हैं। चॉम्स्की ने कहा है, गेट्स ने कहा है, वाइकोस्की ने कहा है, और E.A. पॉल ने कहा है। किसने कहा है ये चीज़? तो भाई ये जो बातें हैं ये गेट्स ने कहा है। आंसर बी हो जाएगा। चॉम्स्की तो आपका मतलब जन्मजात की क्षमता की बात करते हैं कि बच्चे में जो होती है भाषा सीखने का जो होती है जन्मजात क्षमता होती है। वाइकोस्की तो समाज की बात करता है कि बच्चे जो है अतः क्रिया करके समाज से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम। तो यहाँ पे एक दो कीवर्ड याद रखिएगा। वाइकोस्की को सोसाइटी से याद कीजिएगा, सोसाइटी, सोशल, ये इसका कीवर्ड है। चॉम्स्की लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस का बात करते हैं, जन्मजात का बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम। पहला ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, और बोलना कौशल पर बल देता है। तो भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बोलना कौशल पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है। पहला है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना। दूसरा है आपका
अब हम अगर देखें तो हमें क्वेश्चन क्या बोला, पॉजिटिव पूछा है, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव कीवर्ड मिल गया कि औसत देना। भाई औसत जो है ना एक पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो क्या बोलता है, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना, ये भी सही है, ठीक है। विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशलों को अधिकाधिक अवसर देना, या लक्ष्य भाषा की विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें चारों पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का, यहाँ पे अनेक अवसरों का निर्माण करना, ठीक है, यानी परस्पर बातचीत। तो ऑब्वियसली हमारा पहला जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत संस्कृति की जो बहुत संस्कृति सांस्कृतिक जो हो गया, जो अलग अलग जो संस्कृति, अलग अलग जो कल्चर की बातें कर रहा, ये इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए। रेगुलर कम्युनिकेशन मतलब हो गया परस्पर बातचीत होना चाहिए और उसका निर्माण, उसका अवसर देना चाहिए। तो वही हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वह उसे सफलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये कथन किसका है, एल्विन स्टॉक का, डैंट का और कार्टर ए वुड का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एल्विन स्टॉक हो जाएगा, ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशिष्ट क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है विचारों की मौलिकता, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, आलंकारिक भाषा का प्रयोग और अक्षरों की सुंदर बनावट। तो देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रहा विशिष्ट क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे। पहला है शुद्ध वर्तनी पर, परियोजना कार्य पर, शुद्ध उच्चारण पर और विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप देखें कि हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय हम सबसे ज़्यादा बल किस पे देंगे, तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की जो कुशलता है कि हम अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से बोल पा रहे हैं, तो यही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका ये भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि मतलब वो दोहराती है। तो पहला है ऑप्शन कि वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वो अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, उससे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, या वो पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, मतलब उसको पढ़ने में जो है ज़्यादा समय वो लेती है, ठीक है। तो आंसर 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन करना, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, नियमों का अति सामान्यकरण। तो देखिए इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है, तो बस इसको याद कर लीजिएगा। जब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है तो हद से ज़्यादा जिसको हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नियमों का अति सामान्यकरण हो रहा है। तो आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पेडालॉजी का 15 मार्क्स का क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 50 मार्क्स में से आपका कितना मार्क्स आया। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।